students, welcome back to YSR Academy. Yet another session, an interesting session from YSR Science Academy for you guys in the subject of biology. Meeting after a very long time, and I'm sure that आपने बहुत सारे chapters जो हम लोगों ने discuss कर लिए हैं, उन सारे चैप्टर्स को काफी अच्छे से पढ़ लिया होगा. बाय चांस अगर आपके एंड से कोई चैप्टर मिस आउट हुआ है या फिर कुछ एक quick revision चाहिए, so this is what we are offering to you, a one shot session of biology extract in one go for the entire chapter. Along with that, one bonus for you guys, that we have also compiled the entire questions of previous years which have been asked in the board exam right from the year 2008 to 2023, and this set of questions, this set of PDF is going to really benefit you as far as what type of questions, what type of theory questions, be it short answer questions, be it long answer questions, be it diagram centered questions, all these questions have been covered, and you will get a quick glance of all the chapters, all the topics, all the questions which are there in a single PDF. So students, do not delay, and this same PDF which I'm going to show you right now is there in the description box below. Just hit the description box and just you can see there that there is a PDF which is given. The PDF also covers different types of objectives which have been asked in the exam, alongside different types of theory questions. It can be from the point of diagram, it can be point of brief questions, it can be all the type of variety of questions have been discussed, and the same PDF you'll find in the description box. So please do check it out. Along with this, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारे जो चैप्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, वो सारे चैप्टर्स को आपने अच्छे से समझा होगा, देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज डू कंसिडर वॉचिंग दोज वीडियोस फर्स्ट. व्हाई सो? बिकॉज स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगा, इट विल बी अ वेरी क्विक, वेरी फास्ट वन एंटायर चैप्टर का वन शॉर्ट सीरीज. सो देयरफॉर आई विल रेकमेंड कि इस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड डिफिकल्टी है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. वन शॉर्ट सेशन विल डायरेक्टली बेनिफिट यू टू अंडरस्टैंडिंग द एंटायर चैप्टर इन वन गो. एक ही झटके में, एक ही सेशन के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर सम अप हो जाएगा. एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने और एक पीडीएफ, जैसा मैंने बताया, वो भी ऐड कर दिया है. सो प्लीज डू चेक इट आउट. So students, starting with a very interesting topic which is chapter number 2. Chapter number 2 is sexual reproduction in higher and lower animals. So we're talking about the concept of reproduction under one short session. So students, let's begin. Now, what do we mean by reproduction? जैसे मैंने बताया था कि reproduction जो गाइस होता है वो दो टाइप का आपको देखने को मिलता है. Sexual reproduction होता है and asexual reproduction होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? कि जहां पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं है, पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं रहेगा, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स वुड बी आइडेंटिकल टू वन अनदर. एंड हैविंग सेड दैट, द एंटायर पिक्चर टू बी कंसिडर्ड दैट दिस इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली सीन इन लोअर एनिमल्स. तो लोअर एनिमल्स में आपको जनरली देखने को मिल सकता है. यही पॉइंट्स कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. एक्सक्लूजन ऑफ मियोसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन, व्हिच मींस कि यहाँ पे कोई भी टाइप का गैमेट नहीं बनता है. पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है मगर आइडेंटिकल रहेंगे, एंड देयर विल बी नो मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट. ओके, उस कॉन्सेप्ट में कुछ भी चीज नहीं है. सेकेंडली, जेनेटिकल आइडेंटिटी, प्रोजेनी और जो डॉटर सेल्स रहेंगे जिनको आप बोलेंगे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द सिंगल पेरेंट. एक पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, एंड उन्हीं को आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहते हो गाइस? यू कॉल देम एज क्लोन्स. Okay, so asexual reproduction के mechanisms generally utilize multiple formats. One such example can be gemule formation, which is seen in lower animals. Now, gemule formation exactly क्या है? Gemule formation is a concept which is kind of related to some group of animals called as sponges. It consists of asexually produced dormant cells. Dormant cells, those cells which are inactive, and these cells are called as archaeocytes. Archaeocytes can develop into a new organism. नया organism, पूरा का पूरा वो सेल नया organism बना सकता है.
Amoebocytes coat the archaeocytes with a thick and resistant layer. Archaeocytes अंदर है, बाहर एक thick cover रहेगा, वो thick cover will behave as a resistant layer. Gemule formation in response to unfavorable conditions. अगर conditions favorable नहीं है, अगर conditions suitable नहीं है growth के लिए, तो फिर ये बढ़ या outgrow या budding नहीं होगा. यहाँ पे एक वो cell inactive stage में या फिर dormant stage में चले जाएगा. Gemules hatch and develop into new individuals only when the favorable conditions return. जब भी conditions favorable रहेंगे उसी केस में gemule formation होगा and gemule आगे चल के नया organism बनेगा. Example can be spongilla. ठीक है, moving on. Next method of reproduction in lower animals or sexual type of reproduction is budding. It is generally seen in variety of cylindrators. Example can be hydras and corals, and in some colonial ascidians. ठीक है, in hydra a small outgrowth है, बचपन में भी आपने पढ़ा हुआ है small outgrowth, ये देख रहे हो, ये outgrowth आता है और ये outgrowth एक बार mature हो जाएगा, it is going to fall off. ठीक है, it is produced towards the basal end of the body, नीचे की तरफ present होता है. So development starts as a bud. Okay, bud grows and forms tentacles. As you can see यहाँ पे tentacles बन रहे हैं, tentacles बने हैं. ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल. एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? बडिंग. द यंग हाइड्रा बिकम्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट होता है, पेरेंट से डिटैच हो जाता है, एंड इट कैन बी सीन इन एन एनिमल और एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हाइड्रा. सो वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स, वन ऑफ द वेरी सिंपल एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now talking about the important core of the chapter, which is mainly focusing on sexual reproduction in animals. Sexual reproduction in animals is nothing but the formation and fusion of gametes. जब gametes भी बनेंगे और वो जो fuse भी हो जाएंगे तो उस process को आप बोलते हो amphimexis. In animals, gamete formation primarily occurs through meiosis. Meiosis के जरिए आपका gamete formation होता है. Sexually reproducing animals exhibit two main phases. One is a juvenile phase. Juvenile phase is a kind of a developmental or an immature phase, and then you have the reproductive phase, which is where the reproduction will occur. The juvenile phase is characterized by physical growth, starts from birth. During this phase, animals cannot reproduce. Animals का reproduction इस phase पे possible नहीं है. Reproductive maturity is attained after physical growth is almost complete. जब भी फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही एनिमल्स कैन बिकम capable to do the process of sexual reproduction. Animals can reproduce sexually during reproductive maturity phase. एक MCQ जैसा हो सकता है. Both phases have variable duration in different animals. हर एक एनिमल में ड्यूरेशन काफी ज्यादा अलग होगा. After attaining sexual maturity, animals can undergo the process of pre-fertilization, which is the process of gametogenesis and gamete transfer. Then fertilization जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, एंड देन देयर इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन जहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, sexually reproducing animals exhibit various breeding patterns such as seasonal breeding. Example can be goat, sheep and donkey. Seasonal breeding का मतलब क्या है कि जहां पे animals do not reproduce over the entire year but have some specific time span during which the reproduction may occur. Okay, and continued breeding, for example, in case of humans and apes, they do not have any fixed pattern which allows reproduction throughout the year. Take humans are sexually reproducing animals. Reproduction involves sequential steps. हम सबसे पहला गैमेट बनाएंगे, फिर गैमेट मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ इंसर्ट कर देंगे फीमेल गैमेट की तरफ. देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर प्रेगनेंसी होगा एंड फिर डिलीवरी होगा. ओके, गैमेट्स व्हिच आर स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म किसका गैमेट है? स्पर्म इज ऑफ मेल गैमेट. एंड ओवम किसका गैमेट है? ओवम इज ऑफ द फीमेल गैमेट. अब प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. मेल्स के पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बच्चों क्या है? इट इज टेस्टिस. फीमेल्स के पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? इट इज ओवरी. Organs other than testis and ovary are termed as secondary sex organ. Testis and ovary के अलावा जो भी organs रहेंगे उनको आप secondary sex organ बोलते हो, जो कि males में भी दिख सकता है और females में भी दिख सकता है. Organs other than testis and ovary are secondary sexual organs. Now,
These male and female differentiation is based on the secondary sexual characters. Male and female अलग अलग है only because of development of secondary sexual characters. समझ में आ रहा है? Leading to sexual dimorphism, different developmental patterns, different types of features, and all of these are also present. Secondary sexual characters in male can include presence of beard, mustache, chest hair, muscular body and an enlarged larynx. Larynx is Adam's apple. ये Adam's apple जो males में developed होता है, which makes the voice crack or makes the voice bolder in case of males. Secondary sexual characters in females can be development of breast. Okay, then you have a broader pelvis and a high pitched voice. A very high pitched voice which is एकदम पतला आवाज जो females का होता है. ठीक है. Then male reproductive system consists of the primary male organ which is gonad, जहां से sperm बनता है. It is nothing but testes. Then you have testes which are responsible for production of sperm and a very important hormone called as the testosterone. Testosterone is extremely important because it is a male sexual hormone responsible for development of sexual maturity. Males के अंदर sexual maturity लाने का काम testosterone ही करता है. Accessory ducts are the part of male reproductive system and includes structures like epididymis, then you have vas deferens, then you have ejaculatory duct. Glands are also part of the male reproductive system which contributes to the formation of semen. See, sperm and semen अलग है. Fleur. Semen is the fluid. इस fluid के अंदर आप जब sperms को add कर दोगे, this is the complete semen. ठीक है. तो फ्लूइड्स अलग अलग ग्लैंड्स रिलीज करते हैं. 3 अलग अलग ग्लैंड्स हैं. वन इज सेमिनल वेसिकल, देन यू हैव द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड देन यू हैव द bulbourethral gland. The combination of accessory ducts and the glands form both internal and external genitalia in males. ठीक है. टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे अपन, एलएस आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर. एलएस आपके सामने विजुअली प्रेजेंट है. They form the pair because they're present in two and they are mesodermal in origin. Initially developed at the lower abdominal cavity during early fetal life. मतलब अभी देखो मेल्स के पास जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है. मगर जब डेवलपमेंट चलता है, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है टेस्टिस का, उस वक्त पे वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है और वहीं से डेवलप होकर फिर वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जाता है. ठीक है. ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट द टेस्टिस डिसेंड from the abdominal cavity in a structure called as a scrotal sac or scrotum. This descent occurs through a tube which is called as inguinal canal. What is the shape of the testes? It is oval in shape. The dimensions of the testes can be approximately 4 to 5 centimeters in length, 2 to 3 centimeters in width, and 3 centimeters in thickness. So it's approximately, if you take 4 into 2 into 3 centimeters, एक base number याद रख लेने का. ठीक है. इसके अंदर आपको एलएस ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे टेस्टिस आपको दिख रहा है. कुछ नहीं समझने का है, जो मैं बता रहा हूं उतना ध्यान दीजिएगा आप. सबसे पहला बाहर का तो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, बट उसके पहले दिस वायर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स डिफरेंट, स्पर्मेटिक कॉर्ड. ओके. एंड फिर दिस इज द एंटायर स्क्रोटम एंड उसके अंदर आपके पास बाहर से स्क्रोटम रहेगा, अंदर से यू हैव अ टेस्टिस के अंदर मल्टीपल पार्ट्स है जिसको आगे चल के डिस्कस करते हैं. ठीक है. हिस्टोलॉजी अगर देखेंगे तो टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय एन कोलेजनस टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया. ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया इज हियर आउटरमोस्ट. ठीक है. आउटरमोस्ट ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया है. देन outer to the tunica albuginea is an incomplete peritoneal cavity called as tunica vaginalis. Then you have a tunica vaginalis which is outermost. Yeah, outermost tunica vaginalis. Okay. Fibers from tunica albuginea divide the testis into about 200 to 300 testicular lobules. Testicular lobules are the compartments. Can you see them? एक compartment, 2, ये ऐसा 200 से 300 compartments बनते हैं. Each testicular lobules contain 1 to 4 highly coiled seminiferous tubule. एक testis के अंदर, एक lobule के अंदर, ये जो आप देख रहे हो, these are nothing but the seminiferous tubules. ठीक है. Internally, each seminiferous tubule is lined by cuboidal germinal cells known as spermatogonia.
ठीक है, मतलब क्या कि भाई जहां पे स्पर्म्स बनने वाले हैं वो पूरा का पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया is going to be covered by cuboidal epithelium. Additionally, they also have one special type of a cell inside the TS which is called as a Sertoli cell. Can you see this? These Sertoli cells. These Sertoli cells are also called as the nurse cells. इनको नर्स बोला जाता है. नर्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज स्पर्म के जो डेवलपमेंट में ना सर्टोली सेल्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है. सर्टोली सेल्स वो सेल्स होते हैं जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में मदद करते हैं और ग्रोथ के लिए मदद करते हैं. तो सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज सस्टेंक्युलर सेल्स. ठीक है. Germinal epithelial cells undergo gametogenesis, okay, in the seminiferous tubules to form spermatozoa. मतलब क्या कि भाई एक बार जर्माइनल एपिथेलियम जो कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहां पे गैमेटोजेनेसिस होगा और वो गैमेटोजेनेसिस एट द एंड ऑफ द डे स्पर्मेटोजोआ बना देगा. ठीक है. सर्टोली सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन. वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी ऑब्जर्व. एक से देखो सारे स्पर्म्स मैच्योर होंगे, सारे के सारे स्पर्म्स मैच्योर है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. इसकी वजह से टेस्टिस के अंदर सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको टेस्टिस के देखने को और स्पर्म के देखने को मिलते हैं. जैसे स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट व्हिच इज स्पर्मेटोगोनियल सेल व्हिच इज 2n. 2n का मतलब डिप्लॉयड होगा. देन यू हैव अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट व्हिच इज अगेन 2n. ये इधर से इधर जाता है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इट इज हैप्लॉइड. Then it forms spermatid, again haploid, and spermatid say then spermatozoa, which is again haploid. Leydig cells, also known as interstitial cells, are located between the seminiferous tubules. Seminiferous tubules के बीच में you have the Leydig cells. Can you see Leydig cells? Yes, this. ये Leydig cells. Leydig cells का गाइस फंक्शन क्या है? Leydig cells जो होते हैं, Leydig cells they are responsible for release of male hormones and androgens including testosterone. So testosterone एक major hormone है जो वो Leydig cells release करते हैं. Testosterone is essential for development and maintenance of the male reproductive tissues and secondary sexual characters. सारे body के अंदर के जो male reproductive characters है या male secondary sexual reproductive characters है या फिर tissues है उनके development के लिए testosterone बहुत important होता है. Accessory duct देखेंगे तो क्या क्या आता है भाई? You have retitestis, okay, then you have vasa efferentia, then you have epididymis, then you have vas deferens, ejaculatory duct and urethra. ये सारे ducts को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ. सेमिनिफेरस ये देखो यहाँ से ये चालू हुआ रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस दिख रहा है, ये रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस से फिर दिस इज योर वासा एफरेंशिया. देन वासा एफरेंशिया से आएगा आपका ये देखो, कैन यू सी दिस? दिस इज योर एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस से ये वाला पूरा पैच देख रहे हो, ये वाला पैच, दिस इज नथिंग बट वास डेफरेंस. समझा? और वास डेफरेंस है फिर आगे चल के इजैकुलेटरी डक्ट. इस तरीके से उसका कुछ अरेंजमेंट है. ठीक है. उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑन द पोस्टीरियर साइड collectively form a network which is called as retitestis. अभी बताया मैंने. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सारे मर्ज करेंगे. देखो जरा, सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखो यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं. सारे इधर का इधर का इधर का इधर का इधर का सारे ट्यूब्यूल्स मर्ज कर दे रहे हैं. ठीक है. So you merge करेंगे. Retitestis give rise to 20 approximately fine tubules called as vasa efferentia. Function carry the sperm from the testis to the epididymis. So vasa efferentia का sperm को carry करने का basic function होता है. ठीक है. Here. So retitestis combine किया, देखो vasa efferentia बन गया. ठीक है. ये vasa efferentia. Okay? पक्का? ठीक है ना. Epididymis is a long and highly coiled tube divided into upper part which is caput, then middle part which is corpus, and then you have cauda which is the lower part. Sperm can undergo maturation in epididymis. Very important. Maturation of sperm can occur in epididymis. The vas deferens is posterior to epididymis. मतलब epididymis के बाद आपका vas deferens आएगा. Vas deferens पूरा abdominal cavity तक जाएगा and फिर बाद में ureter से क्रॉस करेगा. ठीक है. बिफोर ओपनिंग इनटू द यूरेथ्रा द वास डेफरेंस जॉइंस द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट. मतलब वो जो वास डेफरेंस है, जब वो सेमिनल वेसिकल क्या था? सेमिनल वेसिकल इज अ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड. तो उसके ट्यूब के साथ जब वो मर्ज कर देगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट. द इजैकुलेटरी डक्ट passes through the prostrate gland and then can open into the urethra. Urethra serves as a common passage for urine.
यूरिन के लिए कॉमन पैसेज है, सीमेन के लिए कॉमन पैसेज है, देयरफॉर इट इज आल्सो टर्म्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, बिकॉज मेल्स के पास दो सेपरेट पैसेजेस नहीं है, यूरिन भी वहीं से फ्लो होता है, स्पर्म भी वहीं से मूव करते हैं, इसके वजह से बिकॉज मेल्स हैव ओनली सिंगल पैसेज इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। ठीक है, इन मेल्स यूरिथ्रा इज लॉन्ग एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द पीनस एंड ओपनिंग टू आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रल मियाटस और यूरिथ्रल ओराफाइस। ठीक है, यूरिथ्रल ओराफाइस, ओराफाइस इज नथिंग बट ओपनिंग। ठीक है, all accessory ducts except the urethra are present in pairs। urethra को छोड़कर बाकी सारे ducts दो दो रहेंगे, बिकॉज टेस्टिस भी तो भैया दो है आपके पास। ठीक है, ग्लैंड्स को देखेंगे, सेमिनल वेसिकल सबसे इंपॉर्टेंट, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, द सेमिनल वेसिकल्स कैन फॉर्म अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स। तो ये आपके दो होते हैं, सिक्रीट्स अ अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड कंटेनिंग थ्री इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, याद रखना है, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 60% वॉल्यूम है सीमेन में। सीमेन वाला जैसे मैंने बताया फ्लूइड एंड स्पर्म्स को मिक्स कर दीजिए तो सीमेन बनता है, सीमेन का 60% सेमिनल फ्लूइड होता है। फ्रक्टोज का बेसिक फंक्शन, फ्रक्टोज कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म मूवमेंट, फाइब्रिनोजन कैन हेल्प कोएगुलेट द स्पर्म और द सीमेन इनटू अ बोलस फॉर द क्विक प्रोपल्शन, क्विक मूवमेंट के लिए स्पर्म्स को कोएगुलेट कर देना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैन स्टिम्युलेट रिवर्स पेरिस्टाल्सिस इन द वजाइना, वजाइना के अंदर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगा, यूट्रस के अंदर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगा, ताकि स्पर्म्स और आसानी से और बहुत जल्दी से मूव कर पाए। ठीक है, then you have the prostrate gland, it is a large single gland composed of roughly around 20 to 30 lobes located beneath the urinary bladder. They surround the urethra and releases a milky white slightly acidic prostratic fluid into the urethra. ठीक है, they release a milky white substance in semen, जो milky white होता है, that is prostrate fluid, contributes to about 30%. Prostratic fluid contains citric acid, acid phosphatase and various other enzymes। बहुत सारे enzymes and chemicals होते हैं, उसमें से कुछ एक हाथ दूसरे enzymes या chemicals का नाम आपके सिलेबस में है और एक हाथ का फंक्शन भी दिया गया है। Acid phosphatase in the prostratic fluid protects the sperm from acidic environment of the vagina। और वजाइना के अंदर एनवायरनमेंट काफी एसिडिक होता है, क्यों एसिडिक है? बिकॉज इन प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए और इम्यूनिटी के लिए। तो जब एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, अगर स्पर्म वहां पे एंटर कर दिया तो व्हाट विल हैपन? द स्पर्म्स विल डाई। सो प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर जो एसिड फॉस्फेटेज होता है वो क्या करता है? इसी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि स्पर्म्स जो है वो आसानी से मूव कर जाए। ठीक है, Cowper's gland, or also called as a bulbourethral gland, which is small, pea-sized and paired, situated on the either side of the urethra, दोनों साइड में paired है, secrete an alkaline viscous mucus-like fluid, functions as a lubricant during copulation. Copulation meaning sex. During sex, lubrication के तौर पर काम करता है to avoid friction or any kind of damages to the tissues. Okay? Now, जब आप इन तीनों चीजों को स्पर्म्स के साथ मिक्स कर दोगे, फ्यूज कर दोगे, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर का या केमिकल का या फिर फ्लूइड का नाम है सीमन। Semen is a viscous, alkaline and a milky fluid ejaculated by male reproductive system at a pH of 7.2 to 7.4. Typically 2.5 to 4 ml of semen is released during single ejaculation. Approximate containment is 400 million sperms, which is approximately 40 crore. ठीक है, composition of semen क्या क्या रहता है? Include secretion from epididymis and accessory glands. Functions, nourishment, obviously energy वगैरह provide करता है. Prostatic fluid जो होता है, it contains calcium and bicarbonate to neutralize the acidity and also helps in activation of the sperms through a chemical of prostaglandins. तो ये सारे functions भी हो सकते हैं. External genitalia males का देखेंगे तो it includes penis and scrotum. ठीक है, दो चीजें compose करता है, of which penis जो है it's a cylindrical and a muscular organ, contains 3 different types of erectile tissues. Erectile tissues मतलब क्या? Penis have an ability, see penis can serve 2 functions. ये मैंने main lecture में भी discuss किया हुआ है. A penis can become erect or a penis can become flaccid. Now erection is the tightening of the penis, or the flaccidity or the flaccid penis is when the penis is not completely stretched. दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं, दिस इज शोन बाय द पीनस बिकॉज ऑफ अ स्पेशल टिश्यू
which tissues are called as the erectile tissues. Erectile tissues are those which can help in erection. Okay, ये erection के tissues को आप corpora cavernosa एक होता है, and then you have the median corpus spongiosum. Spongiosum is the medial part. The swollen tip of the penis is called as a glans penis. So I hope you know the structure of the penis. It's something like this. Then there is a swollen part at the base, and this swollen part, what you can see here, this is the glans penis. ठीक है, discovered by a foreskin. ये ऐसा foreskin बाहर रहता है, ऐसा foreskin रहता है, and this foreskin is called as prepuce. Foreskin भी बोल सकते हैं, फिर उसको prepuce भी बोल सकते हो. ठीक है. Then you have the scrotum. Scrotum is a loose pouch, pigmented skin lying behind the penis. ठीक है, and divided into right and the left scrotal sac, made up of a special muscle which is called as a dartos muscle. Okay. Now, the fetal testis is guided into the scrotum by a muscular band which is called as gubernaculum. टेस्टिस का मैंने जैसे बताया डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. वहां से गुबर्नाकुलम क्या करेगा, गुबर्नाकुलम टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर पास करने में मदद करेगा. और जब टेस्टिस नीचे स्लिप हो जाएगा, फिर टेस्टिस को जो ब्लड सप्लाई है, फिर नर्व कनेक्शन है, जो भी है, वो सारा एक ग्रुप बनता है, एंड दैट ग्रुप इज नथिंग बट स्पर्मेटिक कॉर्ड. अगर टेस्टिस कुछ कारणवश अगर वो डिसेंड नहीं हुआ, वो स्लिप नहीं हुआ, then a person can suffer from a condition, and this condition is called as cryptorchidism. Now, this cryptorchidism is a failure of testis to descend. Now, there are two major muscles which can help the testis to draw either close or away from the body, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. आपके मन में सवाल आएगा कि भाई टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है. बॉडी के बाहर इसलिए है बिकॉज टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम लगता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, बट स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए आपको 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर गैप लगेगा, जो कि बाहर आने के बाद ही फुलफिल होगा. मगर अगर बाहर कोई टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हुए, बाहर कोई टेम्परेचर के चेंजेस अगर हो गए, तो उस केस के अंदर भी टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने का एबिलिटी भी तो होना चाहिए कोई मसल्स के पास, एंड वो मसल्स को आप क्रीमास्टर बोलते हो. क्रीमास्टर मसल इज वन, एंड देन यू हैव डार्टोस मसल व्हिच कैन हेल्प द टेस्टिस टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. ओके, मूविंग ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये सारे लेबलिंग्स कर पाओगे आप. Okay, these are the different parts. This is all 10th का knowledge पूरा. Okay, this is a ligament, this is your ovary, this is your fallopian tube, बरोबर. This is your uterus, again this is your fallopian tube. यहाँ पे ovary के अंदर का development, then this is fimbriae है ये, ठीक है. then यहाँ पे आपके पास uterus है, then you have cervix, then you have vagina, ठीक है. this you will do it. ठीक है. so different female reproductive system consist of the different organs. One is pair of ovaries, then you have pair of oviduct, uterus, vagina, external genitalia, pair of vestibular glands and pair of mammary glands. ये सारी चीजों को अपने को डिस्कस करना है. उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों. ठीक है, हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लिया है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. अभी अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हैं, डिटेल में समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख लिया है. ओवरी का देखेंगे. इट्स अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, सॉलिड ओवल almond shape. Almond is like badam. It's a almond shaped structure, approximately 3 centimeters in length and 1.5 centimeters in breadth and 1 centimeter in thickness. ठीक है, located क्या है, lateral part of the pelvis near the kidneys. Kidneys पीछे होती हैं तो उनके around present होता है, held by different ligaments to the abdominal wall. Abdominal wall से connected है with the help of ligaments. Ovary का function, production of eggs or also called as ova. Also production of female reproductive hormones. The produced hormones which are produced are estrogen, progesterone, relaxin, activin and inhibin. इन पांचों के पांचों hormones का function आने वाले topics में देखेंगे. Then you have ovarian ligament, ovary attached to the uterus by ovarian ligament. Broad ligament formed by fold of peritoneum. Holds the ovary, oviduct and the uterus to the body wall. So अलग अलग टाइप के ligaments हैं, नाम डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. Structure and development differentiated into medulla and the cortex. Cortex and medulla 2 parts. Cortex is made by germinal epithelium.
जब भी गैमेट्स बनाने का बात आता है आपको ये चीज याद रखना है कि जर्मिनल एपिथेलियम लगेगा, बिकॉज गैमेट्स तभी बनना पॉसिबल है. Medulla contains blood vessels, lymph vessels, and nerve fibers. Cortex has ovarian follicles formed of immature ova and originating from the cells of the dorsal sac of the yolk sac. So this is the basic development. इसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे कुछ इस तरीके से, आपके डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक का ही बुक है, पिक है ये. oogenesis is nothing but process of formation of ओवम. सो ओवम को बनाने के प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं. तो ये कब चालू होता है? इट स्टार्ट्स इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी. ठीक है. oogonia migrate to the gonadal ridge, divide mitotically, surrounded by granulosa cells, forming ovarian follicles. Forget everything. You're going to have a primordial follicle. आपको प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन गया. ठीक है. लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ड्यूरिंग ग्रोथ इज कॉल्ड एट्रीजिया, बिकॉज सारे के सारे जितने भी ओवम बन रहे हैं सबके सब ओवम जो प्राइमरी जो सेल है सबके सब प्राइमरी सेल आगे चल के ओवम बनाएंगे जरूरी नहीं है. इसकी वजह से जो ओवम नहीं बना पाए वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. बोलने का एट्रीजिया. ठीक है. प्राइमोर्डियल फॉलिकल कैन डेवलप इनटू ग्राफिन फॉलिकल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब इधर से इधर आने के लिए, इधर से इधर आने के लिए ये पूरा जो फेज है दिस अकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ वन प्राइमोर्डियल फॉलिकल इनटू ग्राफिन फॉलिकल. एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल रहेगा, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. ग्राफिन फॉलिकल से ओवम बाहर निकलेगा एंड इसी को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हो. ऑल्टरनेटिवली वन ऑफ द टू ओवरीज प्रोड्यूसेस ग्राफिन फॉलिकल इन ईच साइकिल. अगर मान लो एक ग्राफिन फॉलिकल एक ओवरी में दूसरा दूसरे में, तो ऑल्टरनेट वो लोग करते रहते हैं, कभी राइट से तो कभी लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसा चलते रहता है कंटिन्यूअसली. ठीक है. मेनार्की व्हिच इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स अराउंड द एज ऑफ 13 and a menopause when the cycle stops occurs between the age of 45 to 55 years. Approximate fertile period for female is 32 years. Fertile period मतलब when a period where a female can produce babies. पक्का समझ आ रहा है? ठीक है. Structure of graphene follicle. This is how a graphene follicle looks. Mature graphene follicle contains eccentric secondary oocyte. Eccentric मतलब सेंटर से हटकर, ये secondary oocyte यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है. फिर outermost layer is non-cellular surrounding the secondary oocyte. ओवम के बाहर वाला layer is nothing but the zona pellucida. किसने सिक्रेट किया है भैया? आपके विटिलाइन मेम्ब्रेन ने. विटिलाइन मेम्ब्रेन यहाँ पे रहता है, उसके बाहर जोना पेल्यूसिडा आ जाएगा. सबसे बाहरी लेयर थिका एक्सटर्ना. middle innermost layer is thica interna. Thica interna is very important for production of a hormone called as estrogen. Why estrogen is important, guys? Estrogen is a secondary sexual hormone in females. याद रखना है. ठीक है. Then you have membrana granulosa located inner to thica interna. Differentiates into डिस्कस proligerus and corona radiata. डिस्कस proligerus and corona ये सारे layers अलग अलग. Cumulus ophorus is those type of cells which are surrounding the ovum. ovum के आसपास जो cells उनको आप cumulus ophorus बोलते हैं. बीच में cavity आएगा, उस cavity को अपने को बोलना है antrum. ठीक है. Antrum is a cavity of the ovum. Then you have the fallopian tube or the duct or the oviduct or the uterine tube. These are a pair of muscular tubes lying horizontally to the peritoneum cavity. Horizontal है, straight है. ठीक है. The proximal part of the tube lies close to the ovary. Distal it's open to the uterus. Proximal and distal का मतलब ovary. ovary के नजदीक वाला oviduct. ठीक है. तो द proximal end tube lies close to the ovary. This is proximal. जो distal उसके रिस्पेक्ट में distal यूट्रस ना, ये यूट्रस है तो इसको distal बोल लेगा. ठीक है. Each tube is about 10 to 12 centimeters in length, internally lined by ciliated epithelium, divided into major three regions. One is infundibulum. Infundibulum is this. ये यहाँ पे ऐसा finger like process होता है. उन finger like process को आपको बोलना है fimbriae. The cilia will help the movement or the motion of the ovum during or after ovulation. Then it is the middle point of the fallopian tube, which is roughly here, called as ampulla. Ampulla is the point of fertilization. Very, very important. A point of fertilization is called as ampulla. Then the isthmus or the corunua or isthmus is nothing but the opening of the uterus. So आपके पास 3 layers: infundibulum, ampulla, and then you have isthmus. ठीक. यूट्रस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूट्रस.
यूट्रस कॉमनली कॉल्ड वूम, मस्कुलर है, हॉलो है, पेयर शेप्ड ऑर्गन है, पेयर लाइक इन्वर्टेड पेयर समथिंग लाइक दिस, ओके, ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, लोकेटेड above and behind the bladder, length is approximately 7.5 centimeters long, 5 broad, 2.5 centimeters thick. तीन पार्ट्स इसके अंदर भी, ये फंडस, सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडस, देन ये बीच वाला पार्ट बॉडी एंड नीचे वाला पार्ट इज सर्विक्स. फंडस जो होता है डोम शेप्ड है, डोम शेप्ड, ठीक है, नॉर्मली इम्प्लांटेशन कैन अकर हियर, नॉर्मली इधर होता है, ठीक है. बॉडी, the middle part generally tapers downward to form something called as cervix. Cervix का neck 2.5 centimeters का length extends further part to form vagina. Cervix has two openings, an internal os towards the body, मतलब ये इस तरफ एक ओपनिंग रहेगा, एक बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जो ओपनिंग उसको बोलने का इंटरनल ऑस, बाहर की तरफ जो ओपनिंग उसको बोलने का एक्सटर्नल ऑस, ठीक है. यूटेराइन वॉल के आपके अलग अलग लेयर्स है. नंबर 1 पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट, मायोमेट्रियम, मिडल मोस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दो चीजें, सबसे पहला स्मूथ मसल से बना हुआ है एंड ये स्मूथ मसल से बनने के कारण इट इज गोइंग टू कॉज यू लेबर. लेबर मतलब ये डिलीवरी का जो पेन होता है नॉर्मल डिलीवरी का, वो लेबर कर सकता है एंड ऑल्सो इट कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मतलब नथिंग बट डिलीवरी, ठीक. Then the innermost is the endometrium. Endometrium जो होता है is composed of stratified epithelium. Stratified का मतलब it can change the thickness. Thickness उसका change होते रहता है based on the menstrual cycle. Menstrual cycle आएगा तो और नहीं जब रहेगा तो दोनों के टाइम thickness इसका अलग अलग होगा, ठीक है. Richly supplied by blood vessels and different types of glands, provides nutrition to the developing baby or the fetus, ठीक है. Then you have the mammary glands. Mammary glands का development majorly दो hormones करते हैं. Number 1 is estrogen and the second is progesterone. Then there is one more regulatory hormone called as LTH or the lactotropic hormone, the prolactin. Prolactin helps the development of the lactiferous tubules. Lactiferous tubules वो जो milk बनाते हैं, जो milk बनाने में help करते हैं, ठीक है. Location of the mammary glands, rounded structures in the subcutaneous tissue of the anterior thoracic wall, in short anterior region of the chest, ठीक है. Position between second to sixth rib. Second rib से चालू होता है, sixth rib तक है. They are modified sweat glands और एक नाम, and they have a fatty connective tissue which means कि they are made up of connective tissues, कि वो connective tissue से बने हुए हैं, and they also contain numerous lactiferous ducts. बहुत सारे lactiferous ducts भी होते हैं. Glandular tissue है divided into 15 to 20 irregularly shaped mammary lobes, ठीक है. अलग से 15 से 20 अलग अलग मैमरी लोब्स. मैमरी लोब्स वो स्ट्रक्चर्स जहां से मिल्क प्रोड्यूस होके सिक्रेट या रिलीज करने में जाता है, ठीक है. मैमरी लोब्स कैन कंटेन एल्वियोलर ग्लैंड्स एंड द लैक्टिफेरस डक्ट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क प्रोडक्शन के लिए. एल्वियोलर ग्लैंड सिक्रेट मिल्क स्टोर्ड इन द एल्वियोलाइज्ड ल्यूमन. एल्वियोलस के अंदर जो मिल्क स्टोर होता है उसी को रिलीज करने का काम करते हैं. Then these tubules are going to join to form mammary duct. Mammary duct is going to join to form mammary ampulla. फिर एम्प्यूला आते आते मान लो ये ऐसा है, they're going to merge at one junction and that merging is called as nipple. Mammary ampulla is connected to the lactiferous duct. Ducts converge towards the nipple which is located at the breast of the breast tip. Nipple is surrounded by a dark brown circular structure called as areola. Nipple के आजू बाजू में आपके डार्कर स्ट्रक्चर होता है और वो डार्कर स्ट्रक्चर जो है वो डार्कर स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला है, अपन ने बोला है उसको areola, ठीक है. Now starting with something called as puberty in males. Males के अंदर puberty लाने का जिम्मेदारी टेस्टोस्टेरोन का. एज रहेगा 12 से 15, ठीक है. और दूसरा टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेकर आएगा. फीमेल्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो इट इज नथिंग, हाउ डू वी अंडरस्टैंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, बाय द बिगिनिंग ऑफ द मेनार्की. मेनार्की कैन स्टार्ट एट द एज ऑफ 10 to 14 years. चेंजेस आ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होगा. देन खत्म कब होगा, मेनोपॉज, अप्रोक्सीमेट एज 45 to 50. Menarche to menopause is nothing but the reproductive or the fertile age. Menarche, menstrual cycles and menopause are controlled by the gonadotropic hormones, progesterone, then gonadotropic releasing hormone, then estrogen, and all of these hormones are responsible for regulating these cycles. Now starting with the next topic which is called as menstrual cycle, which is also called as ovarian cycle. बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे से सुनिएगा, ठीक है. ओवरव्यू क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बंदरों में वगैरह दिखता है. इन्वॉल्व्स साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट.
governed by gonadotropins and ovarian hormones. Each cycle is about for 28 days. 4 phases रहेंगे भाई. सबसे पहला menstrual phase, beginning of the cycle on an average 3 to 7 days, जहां पे endometrium अभी just पता है what is endometrium, inner lining of the uterus. Good. Breaks down, टूटता है इनर लाइनिंग, उसका थिकनेस वेरी करेगा, तो इस फेज में टूटेगा ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन. रिलीज्ड डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन की कमी हो गई, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो घट गया. और वो जो थिकनेस घटता है तो देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ ब्लड अप्रोक्सीमेटली 45 to 100 ml. इट कैन इंक्लूड टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड द अनफर्टिलाइज्ड oocyte. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चीजें हो सकती है. Endometrial lining can be approximately 1 millimeter. It can continue for an average 5 days. Blood यहाँ पे clot नहीं होता because of presence of a compound called as fibrinolysin. So this is your menstrual phase. The next menstrual phase में it occurs in an ovulated egg. Do not get fertilized. जो egg ovulate नहीं हुआ वही egg shed करेगा menstruation के दौरान. Referred to as the funeral of the unfertilized egg. Unfertilized egg का function अभी तो कुछ नहीं है सिस्टम में, चला गया, खत्म हो गया तो फिर चला गया. During these 5 days, primordial follicles develop into primary and some develop into secondary under the influence of FSH. Because एक ओवम निकल गया, अब मुझे क्या करना, नया ओवम बनाना पड़ेगा. नया ओवम बनाने के लिए आपको लगेगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल. ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल को बढ़ाने के लिए आपका FSH इनिशियली बढ़ जाएगा. So there will be an FSH, there will be steep little bit increment of the FSH. FSH बढ़ेगा तो धीरे धीरे नए फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी वाले सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हो जाएगा वापस से. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेटिव फेज. ड्यूरेशन कैन बी between the end of the menstruation and ovulation around 5 to 13th day. 6 to 12 secondary follicles with one typically becoming mature graphene follicle. मतलब 6 से 12 secondary follicle रहेंगे, उसमें से एक ग्राफिन फॉलिकल बनेगा. ठीक है. डीजेनरेशन ऑफ अदर सेकेंडरी फॉलिकल्स, अब भी जस्ट पता है एक बना तो बाकी क्या करेंगे, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. प्रोसेस का नाम ट्रीशन. Developing secondary follicles can secrete estrogen stimulated by GnRH. GnRH is gonadotropin releasing hormone, which in turn stimulates the release of FSH. So भाई GnRH ने FSH को एक्टिवेट किया, FSH ने follicles को डेवलप करा दिया और वही follicles ने एस्ट्रोजन को रिलीज किया. Endometrium regenerates under the influence of increasing estrogen levels. एस्ट्रोजन बढ़ रहा है ना, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो थिकनेस है, थिकनेस इनर मोस्ट लेयर का, वो भी बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा. ब्लड वेसल्स का नेटवर्क वगैरह बढ़ते जाएगा. अभी थिकनेस अपन करेंगे 3 to 5. इनिशियल कितना था, अप्रोक्सीमेटली 1 mm. ठीक है. अभी है आपका 3 mm, 3 to 5 mm. The next is the ovulatory phase, shortest phase, around 14th day. Rapid secretion of LH, luteinizing hormone, because luteinizing hormone is the one which can cause ovulation. So ovulation के लिए luteinizing hormone जरूरी है. Ovulation may be accompanied by mild or severe pains. माइल्ड टू सीवियर पेन्स इन द लोअर एब्डोमेन के अंदर माइल्ड टू सीवियर पेन्स हो सकते हैं इस फेज के दौरान. Secretory phase or the luteal phase, longest, ranging from 14, that is like 14th was the ovulation, 15 to 28 days. After release, the remaining tissue of the graphene follicle converts itself into the corpus luteum. Ovulation होने के बाद येलो बचा, ओवम निकल गया बाहर, ओवम निकल गया, येलो बचा, ये इसको बोलने का कॉर्पस लूटियम. बचा हुआ पार्ट को बोलने का कॉर्पस लूटियम. ठीक है ना. ओवुलेशन में भी अकम्पनीड बाय माइल्ड टू सीवियर पेन्स. उसके बाद द मेंटेनिंग ट्रांसफॉर्म इनटू corpus luteum under the influence of LH. Corpus luteum secretes an hormone called as progesterone and estrogen. प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस लूटियम 1-2 हफ्ते रुक जाएगा, फिर वो भी डिजेनरेट हो जाएगा टू फॉर्म कॉर्पस एल्बिकन्स. फर्टिलाइजेशन, अंडरस्टैंड, फर्टिलाइजेशन पॉजिटिव, कॉर्पस लूटियम पॉजिटिव. फर्टिलाइजेशन नेगेटिव, कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स. खत्म. Corpus albicans is a scar. It's a scar. ठीक है. Corpus luteum releases a hormone called as progesterone, small amount of estrogen, and also inhibin. Under the influence of these hormones, endometrial glands grow. Endometrial, the internal lining, and the glands associated with it becomes coiled, starts uterine secretion, becomes more vascularized. Thickness can be 8 to 10 mm. Inhibin stops the secretion of FSH. FSH अभी बंद करना है. These changes are necessary for the fertilization and subsequent implantation. अगर fertilization होता है, अगर fusion होता है, तो फिर भैया आपको attachment लगेगा. जाइगोट का अटैचमेंट लगेगा. उस जाइगोट के अटैचमेंट के लिए ये सब तैयारी चल रही है. मगर
अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, द साइकिल विल अगेन कम बैक टू द नेक्स्ट फेज. नेक्स्ट फेज इज दैट इज द ब्लीडिंग. वापस गया ना कि 28 डेज का साइकिल तो कंप्लीट. तो अभी क्या, अभी वो साइकिल वापस रिपीट होते रहेगा. तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विल नॉट अकर. बट इफ द फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, नाउ अगेन यू हैव टू गो बैक टू ब्लीडिंग, बिकॉज़ 8 to 10 mm का थिकनेस मैंने बना लिया. इतना बड़ा थिकनेस बना लिया है तो भैया अभी आपको तो डेवलपमेंट के साथ साथ फिर फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो अभी निकालना तो पड़ेगा डेवलपमेंट, वो जो हुआ है वो. तो उस निकालने के लिए वापस ब्लीडिंग फेज पे आएंगे, ब्लीडिंग में जाएंगे, फिर प्रोलिफरेटिव, ओव्यूलेटिव, सेक्रेटरी. तो कंटिन्यू से चलते रहता है. ठीक है बच्चों, आई होप, उम्मीद है समझ में आ रहा है. अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया, प्यूबर्टी देख ली, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देख लिया है. Okay, so we were on gametogenesis. Gametogenesis is nothing but process of formation of sperm and ovum, wherein when you talk about sperm formation process, it's spermatogenesis, and when we talk about formation of ovum, it is nothing but oogenesis. So gametogenesis is exclusively seen in organisms who are sexually reproducing. So those organisms who are sexually reproducing, male gamete is said to be sperm, फीमेल गैमेट इज सेड टू बी ओवम और एग. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन है. एंड स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसको अगर इनिशिएट करना रहा तो इनिशिएट करने के लिए आपको हार्मोन लगेगा. उस हार्मोन का नाम है GnRH. GnRH बच्चों क्या होता है, इट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. GnRH is going to stimulate a significant increase in FSH. FSH is follicle stimulating hormone, और जब follicle stimulating hormone activate होगा, it is going to form sperms. Okay. Now at the same time, when we talk about phases of spermatogenesis, आपके पास सबसे पहला phase है multiplication phase, which is in which primordial germ cells, which is 2n, okay, are going to undergo repeated divisions. Primordial germ cells का ploidy level diploid होता है. Diploid मतलब it contains 2 set of chromosome, that is actually में 46. The second is a growth phase, जहाँ पे primordial germ cell converts itself to form primary spermatocyte. Primary spermatocyte again is diploid. Next is maturation phase. Maturation phase involves meiotic division or reduction division, जहाँ पे primary spermatocyte जो है it gets converted. Can you see this? Primary spermatocyte gets converted through meiosis 1 to form secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte is N, and secondary spermatocyte वापस meiosis 2 करेगा to form 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. ये जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स होते हैं ये एक्चुअली में इनएक्टिव स्पर्म्स है, फंक्शनल स्पर्म्स नहीं है, इनको फंक्शनल करना पड़ेगा. फंक्शनल कैसे करेंगे, तो यू विल हैव टू हैव अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस में आप क्या करेंगे, स्पर्म्स को एक्टिवेट करेंगे या स्पर्म्स को फंक्शनल कर देंगे, एंड द फंक्शनल स्पर्म्स आर नाउ कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ. एंड ये पूरा मेंटेनेंस, नरिशमेंट, वो सब देने का काम आपका सर्टोली सेल्स करता है. ठीक है. लेंथ ऑफ द स्पर्मेटिड इंक्रीजेस बिकॉज स्पर्मेटिड इज जस्ट अ सेल. इस नॉर्मल सेल से एक पूरा स्पर्म क्रिएट होना, ये प्रोसेस इज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर देयर इज अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स स्टूडेंट्स? Centrioles can help in separation of the chromosome during the process of cell division. Then mitochondria is also present. Sperms के पास जो mitochondria होता है उसको आप नेबन कर्न बोलते हो. ठीक है. तो आपके पास यहाँ पे mitochondria भी रहेगा, और mitochondria का function as you all know that it is to provide energy. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे, यू हैव अ डायग्राम. इट इज डिवाइडेड इनटू मेजर पार्ट्स लाइक हेड है आपके पास, देन यू हैव द नेक, then you have the middle piece, and then you have the tail. 4 major parts. इसके जो head में सबसे important part which is acrosome. Acrosome is very famous for containment of enzymes. बहुत सारे enzymes होते हैं. Nucleus, obviously it's the brain of the cell. Then you have the centrioles here, proximal and distal, for separation of the chromosomes, for provision of energy. You have mitochondria, and for the movement you have the tail. Okay, so these are very important parts. As I said, head oval,
ओके, हेड ओवल कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्रोसोम बोला है, एक्रोसोम के नीचे आपका रहेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो रहेगा वो उसके ऊपर का जो एक्रोसोम इट कंटेन्स सर्टेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। स्टूडेंट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब क्या है? समथिंग व्हिच इज गोइंग टू ब्रेक डाउन समथिंग, एंजाइम्स व्हिच कैन ब्रेक डाउन समथिंग, लिटिक एंजाइम्स can include hyaluronidase, it can include zonal lysins, it can include corona penetrating enzymes। ये सारे के सारे एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे। देन यू हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नेक। नेक के पास दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रियोल्स है, वन इज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अनदर इज अ डिस्टल सेंट्रियोल। दोनों का फंक्शन सेपरेशन, क्या, क्रोमोसोम्स को, ठीक है। देन यू हैव द मिडल पीस। मिडल पीस क्या रहेगा? मिडल पीस इज कंटेनिंग एक्सियल फिलामेंट, मूवमेंट के लिए, सॉरी एनर्जी प्रोविजन के लिए। सो एनर्जी प्रोविजन के लिए यू हैव द माइटोकॉन्ड्रिया देयर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज नेबुन provides energy for the motility or the movement of the sperm. Then you have the tail. Tail contains cytoplasm and an axial filament for responsible for movement. It helps the sperm to move in the female reproductive system. ठीक है, तो जितना मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है उसी को आप अगर आप इलैबोरेट तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे तो आई थिंक यू आर इन अ प्रिटी गुड पोजिशन टू राइट द आंसर्स वेल इनफ, ठीक है। Moving on to the next part, which is oogenesis. As I said, spermatogenesis. What is spermatogenesis? Spermatogenesis is formation of ovum. Okay, spermatogenesis is formation of sperm, and oogenesis is formation of ovum. So मतलब हमको क्या बोलना है? वापस तीन phases, same, exactly same, no changes, no differences. You have the multiplication phase, then you have the growth phase, and then you have the maturation phase. इतना theory समझने से पहले यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट दिया गया है आपके पास। मल्टीप्लीकेशन फेज में पीजीसी है। पीजीसी का मतलब क्या है? पीजीसी इज अ प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इट इज डिप्लॉयड, divides by mitosis to form 2 cells followed by 4 cells. Those 4 cells are now called as oogonia. Again उनका ploidy रहेगा 2n. Oogonia is going to enter into the growth phase. ग्रोथ फेज में भाई साहब वो साइज में थोड़ा इंक्रीज करेंगे। साइज में इंक्रीज करने के बाद बोलना है उनको प्राइमरी प्राइमरी oocyte. Primary oocyte again is diploid. Now this primary oocyte is going to convert itself into secondary oocyte by meiosis 1. So meiosis 1 हो गया, meiosis 1 होके secondary oocyte बन गया। बस यहाँ पे एक चीज आपको गाइस याद रखना है, ये जब बन रहा है तो देखो ना, meiosis 1 में एक सेल के दो है बट दोनों सेल्स अलग है। एक सेल जो फंक्शनल सेल रहता है जिसको आप एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte बोलते हो, दूसरा सेल जो होता है इट इज नॉट अ ओवम, it is not a ovum, it's reduced, it's rudimentary, it is not functional. Such type of a cell is called as a polar body. So मतलब जब meiosis 1 हो जा रहा है तो आपको एक functional secondary oocyte मिलता है एंड एक पोलर बॉडी मिलता है जो ओवम का काम नहीं करेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एट द सेम टाइम वापस जब meiosis 2 हो जाएगा तो सेकेंडरी oocyte वापस दो में स्प्लिट हो गया जिसका एक्चुअली में एक फंक्शनल ओवम बन गया और वापस दूसरा पोलर बॉडी बन गया। नोटिस करो एंड में meiosis 2 में सेल्स तो 4 ही बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, चार ही सेल्स बन रहे हैं। बट लुक एट द स्पर्मेटोजेनेसिस। एक सेल था तुम्हारे पास, प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, कन्वर्ट डिवाइड होते 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 4 फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ बन गए। मतलब स्पर्म्स चारों के चारों फंक्शनल है। लुक एट द सिनेरियो हियर, इज इट लाइक दैट? नो। यहां पे क्या है? 4 बने सेल्स, ओवम एक ही है जो फंक्शनल है, बाकी सब पोलर बॉडीज होते हैं। पोलर बॉडीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक टाइप का नॉन फंक्शनल ओवम है जिसका फंक्शन फर्टिलाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं है, फर्टिलाइजेशन इससे पॉसिबल नहीं है। सो एक ही आपको एट द एंड ऑफ द डे ओवम मिलता है, वो भी मैच्योरेशन फेज में। बस यहाँ पे स्टूडेंट्स एक याद रखना, ये meiosis 2 पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। एट द एंड ऑफ द meiosis 2 जो ओवम रहता है इट इज अरेस्टेड। ओके, इट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्यों अरेस्ट हुआ गाइस? बिकॉज इसके पास ना क्रोमोसोमल सेपरेशन के लिए सेंट्रियोल्स नहीं है। सेंट्रियोल्स कौन लाके देने वाला है? सेंट्रियोल्स लाने का काम स्पर्म्स का होगा और वो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ही जाके ये meiosis 2 को कंप्लीट करेगा। मतलब meiosis 2 कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेकेंडरी oocyte. Secondary oocyte meaning द ओवम एज व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट। ओवम के बारे में देखेंगे। ओवम को देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनफर्टिलाइज्ड एग है।
अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है तो नॉन क्लेडोइक है। नॉन क्लेडोइक, क्लेडोइक शेल, ह्यूमंस के ओवम के पास शेल नहीं होता है। एट द सेम टाइम इट इज माइक्रोलेसिकल, हमारे पास योक काफी कम है। व्हाट इज योक? मुर्गी के अंडे में येलो कलर का पार्ट इज योक। हमारे बॉडी में, हमारे ओवम के अंदर योक का क्वांटिटी कम रहता है। क्यों? बिकॉज हम लोग योक पे ग्रोथ के लिए डिपेंड नहीं होते। हम लोग प्लेसेंटल मैमल्स है। प्लेसेंटल मतलब हमारा कनेक्शन हमारे मम्मी के साथ प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड, जो ऐसा राउंडेड एक डिस्क होता है, एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे मम्मी से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो हमारे पास डिपेंडेंसी के लिए योग का जरूरत नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास योग का क्वांटिटी जो है वो काफी ज्यादा कम है। Size can be 0.1 mm, which is approximately 100 microns in size. Rounded, non-motile haploid female gamete. It's a rounded structure. It's a haploid obviously because it's a germ cell, and it's a non-motile gamete, whereas sperm is a motile gamete. Nucleus इसको आप बोलने का है germinal vesicle, but fertilization के पहले nucleus को आपको बोलना है pronucleus। ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ द एग इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म। सेंट्रियोल्स नहीं होते, अभी तो बताया मैंने, इसलिए तो मेटाफेज 2 पे वो रेस्ट हो रहा है। कवरिंग्स, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एग मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग मेम्ब्रेन, कॉल्ड एज विटेलाइन मेम्ब्रेन, फॉलोड बाय योर जोना पेल्यूसिडा व्हिच इज सिक्रीटेड बाय द वीएम। ओके, विटेलाइन मेम्ब्रेन ने एक लेयर सिक्रीट किया, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर वाला लेयर आप देख रहे हैं, दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा। सो जोना पेल्यूसिडा इज अ नॉन सेल्युलर मेम्ब्रेन रिलीज्ड बाय द विटेलाइन मेम्ब्रेन, followed by the outermost layer is called as a corona radiata, which is formed by a group of cells called as a granulosa cells. And zona pellucida is firmly attached to one another by a chemical called as hyaluronic acid. Now the space between the zona pellucida and vitelline membrane, can you see vitelline membrane and zona के बीच में जगह है। जगह को बोलने का है पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस जो होता है, it is filled with a fluid, okay, it is fluid filled space which is पेरीविटेलाइन space। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? सो बाय एंड लार्ज दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। डायग्राम रिमेन्स कंपल्सरी इफ एट ऑल द क्वेश्चन इज आस्क्ड। यू कैनॉट स्किप द डायग्राम, यू हैव टू हैव अ डायग्राम। डायग्राम के साथ इलैबोरेट करेंगे, आपका स्कोर और कहीं नहीं जाएगा। मूविंग ऑन टू द पोलैरिटी, आपके पास एग के पास दो साइड्स होते हैं, एक न्यूक्लियस के तरफ, can you see this nucleus which is germinal vesicle? Towards the nucleus is polar body. So the side which covers the nucleus in the polar body is called as animal pole. Opposite is the vegetal pole. ठीक है, तो opposite is the vegetal pole. A side of the germinal vesicle and the polar body is the animal pole. Side opposite to it is the vegetal pole. ठीक है, मुड़ते हैं आगे आने वाले टॉपिक पे। अपन ने स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया, अपन ने ओवम का स्ट्रक्चर भी देख लिया। अभी दोनों को फ्यूजन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बचपन में आपने फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी बच्चों जान लिया है। फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट। सो फ्यूजन ऑफ अ हैप्लॉइड मेल एंड अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है, डिप्लॉइड जाइगोट बिकॉज एन इज स्पर्म, एन इज ओवम, दोनों को फ्यूज कर देंगे एंड लोकेशन विल बी एम्प्यूला। मैंने बताया था फिलोपियन ट्यूब में छोटा सा पॉइंट रहेगा जिसका नाम एम्प्यूला है। एंड ये जो डेवलपमेंट है पूरा बेबी का, पूरा डेवलपमेंट जो बेबी का रहेगा, दैट डेवलपमेंट अकर्स इन द फैंटास्टिक यूट्रस। हाउ द मैकेनिज्म मूव्स ऑन। सबसे पहला कैपेसिटेशन एक्टिवेशन, स्पर्म का एक्टिवेशन करेंगे एंड आपने करना एक्टिवेशन जो कि होने वाला है वजाइना के अंदर। देन देयर आर सर्टेन केमिकल्स, ये एक्टिवेशन के बाद मूवमेंट एनहांस करने को आपको लगेगा केमिकल कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्टिवेट करने के बाद, मोटिलिटी को एनहांस करने के बाद, स्पर्म्स आर नाउ गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वजाइना टू द यूट्रस एंड फॉलोड बाय द ओविडक्ट। एवरेज स्पर्म स्पीड कैन बी 1.5 to 3 millimeters per minute. Sperms can reach the ampulla through swimming and uterus and fallopian tube contractions. So multiple चीजें हैं sperms के movement के लिए। uterus खुद भी contract करता है, sperms भी खुद move होते हैं। Capacitated sperm, which is activated sperm, can be remaining viable for about 24 to 48 hours. Entry of sperm
of approx 200 to 400 million sperms, only few hundred reach the ampulla. बहुत ही limited number of sperms ampulla तक पहुंचते हैं. Only a single sperm has an ability to fertilize the ovum. एक ही sperm रहेगा जो ovum को fertilize कर सकता है. अभी एक स्पर्म जब नियरेस्ट आएगा ओवम के, तो वो स्पर्म का एक्रोसोम जो है इट इज गोइंग टू रिलीज सर्टेन एंजाइम्स. मैंने बताया था एंजाइम फेमस है ये, ठीक है. द एंजाइम्स कैन बी हाइलोरोनिडेज एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स. कोरोना स्टैंड्स फॉर कोरोना रेडिएटा. ये रिलीजिंग एंजाइम्स रहेंगे टू डिसॉल्व द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा इन द जोना पेल्यूसिडा. यहाँ पे एक मेजर रिएक्शन होता है गाइस, याद रखना है आपको. एक होता है फर्टिलाइजिन, दूसरा एंटी फर्टिलाइजिन. स्पर्म कंटेन्स एंटी फर्टिलाइजिन, ओवम कंटेन्स फर्टिलाइजिन. ये क्या है? कंपैटिबिलिटी के लिए. मैमल्स का ही स्पर्म, ह्यूमंस का ही स्पर्म, ह्यूमंस के ही ओवम के साथ फ्यूज होना चाहिए. ऑपोजिट इनकम्पैटिबल स्पीशीज शुड नॉट बी देयर. तो ये कंपैटिबिलिटी जानने के लिए इट्स अ लॉक एंड की मैकेनिज्म. सेम लॉक सेम की सेम मैकेनिज्म, अनलॉक, खत्म. मतलब फर्टिलाइजेशन होगा. अगर इनकम्पैटिबल स्पीशीज रहा गया तो रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है. ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है. सो एट द एंड ऑफ द डे स्पर्म्स न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल एंटर इनटू द एग व्हाइल अदर्स रिमेन आउटसाइड. सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस जो रहेगा, सेंट्रियोल्स अंदर आते हैं. अंदर आने के प्रोसेस को बोलने का है कॉर्टिकल रिएक्शन. Polyspermy, what is polyspermy? Now ovum at the metaphase 2 gets activated. जैसे sperm का head enter कर दिया, ovum got activated, resumes and completes meiosis 2. The moment meiosis 2 is complete, second polar body बन जाएगा. Germinal vesicle organize itself. Germinal vesicle is nothing but nucleus. Complicates itself into pronucleus followed by mature ovum. Mature ovum तभी बनेगा जब sperm का entry होगा. एक बार एंट्री खत्म, मेल एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियस विल फ्यूज. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी. जहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा बोलने का कैरियोगैमी. कैरियोगैमी हो जाएगा, जाइगोट बन गया. जाइगोट बनने के बाद जाइगोट इज नाउ गोइंग टू डिवाइड टू फॉर्म 2 ब्लास्टोमियर्स. मतलब द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ इज ब्लास्टोमियर. सॉरी, the first cell of life is zygote, and zygote is going to divide to form something called as blastomeres. कितना रहेगा? 2. ठीक है. restoration of diploid chromosomes, मतलब n था, देखो sperm was n, ठीक है. ovum was n, दोनों का बनेगा 2n. restoration of diploidy, introduction of the centrioles necessary for further division. Sperms are going to bring about centriole changes, fusion of the male and the female gamete, genetic variations होगा. because भैया meiosis चल रहा है, meiosis में variations आते हैं, followed by determination of sex. ये हम लोगों ने inheritance में कर लिया है. female is going to have either X ovum or X ovum. Male can have either X sperm or Y sperm depending on the probability. 50% can be male, 50% can be female. ये हम लोगों ने इनहेरिटेंस में कर लिया है. अगर आपको डाउट्स है प्लीज गो बैक टू द अर्लियर वीडियोस, ठीक है. दिस इज हाउ द प्रोसेस फॉलोज. इसके बारे में डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूं. डायग्राम इज नॉट दैट रेलेवेंट, बट जस्ट टू हैव अ ग्लैंस ओवर फॉर यू गाइस टू लुक एट इट, हैव जस्ट पोस्टेड इट हियर, ठीक है. फ्यूजन हो रहा है, फाइनली आपका जाइगोट बनेगा. जाइगोट बनने के बाद नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज क्लीवेज. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके. Okay, so now we are talking about cleavage. Cleavage क्या है? Cleavage is nothing but division, mitosis division. देखो meiosis एक ही बार हुआ. जाइगोट के टाइम जर्म सेल्स में meiosis हो चुका है, अभी धड़ाधड़ mitosis चालू हो जाएगा. So mitotic division होगा. Mitotic division होने के कारण there will be formation of something called as blastula. Cleavage जो रहेगा, जाइगोट का cleavage होने के बाद सेल्स का नाम है ब्लास्टोमियर. ब्लास्टोमियर का साइज बड़ा नहीं छोटा होगा. दे डिक्रीज इन साइज विद ईच क्लीवेज बिकॉज ग्रोथ फेज नहीं है. सेल को साइज में बढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, सेल को डिवीजन का टाइम मिल रहा है. इसके लिए सबसे बड़ा सेल जाइगोट है, फिर बाकी सारे सेल्स छोटे 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 होते जाएंगे बिकॉज उनको बड़ा होने का टाइम ही नहीं मिल रहा. डिवीजन इतना ज्यादा फास्ट है. क्लीवेज का प्रोसेस मेरिडोइनल रहेगा. मेरिडोइनल इज लाइक vertical longitudinal section or a cut, and followed by the second cleavage is longitudinal but a right angle to the first. मतलब अगर पहला cleavage ऐसा है तो दूसरा cleavage ऐसा रहेगा. Roughly time taken will be 30 hours. Third cleavage again horizontal, resulting in 8 cell stage.
8 सेल होगा, फिर 16 होते 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 चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट होंगी और फाइनली आपको मिलने वाला है समथिंग कॉल्ड एज द मॉड्यूला। यहाँ पे बता रहा हूं, जाइगोट बना 12 से 15 घंटे में 2 सेल हुआ, 24 से 30 घंटे में 4 हुआ, फॉलोड बाय आपका आगे चलते चलते 8 सेल, 8 के बाद 16, 16वें सेल को बोलने का मॉड्यूला, ऑल्सो कॉल्ड एज द मलबरी स्टेज। इट्स अ 16 सेल स्टेज, ठीक है। 16 celled stage of the zygote of the blastomeres is nothing but the morula. Morula is also called as a mulberry. A rearrangement of the cells. Cells will start to rearrange. Once the rearrangement is complete, they're going to form something called as the blastocyst. उनको ब्लास्टोसिस्ट बोलेगा। व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट स्टूडेंट्स? ब्लास्टोसिस्ट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो पेरिफेरल ब्लास्टोमियर्स थे, जो एकदम पेरीफेरी में थे, वो सारे पेरीफेरी में अटैच हो गए, चपटे 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 हो गए, उन्होंने आउटर मोस्ट लेयर बना दिया, ठीक। फिर जो बीच के सेल्स है वो सारे एक तरफ जमा हो गए, वो एक ग्रुप बना दिए। आउटर मोस्ट सेल बोलने का ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल्स को बोलने का इनर सेल मास। इसी सारे सेल्स ने अपना रीअरेंजमेंट कर दिया, बीच में जगह बन गया, बीच में जगह बन गया, डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, बीच में जगह बन गया, जगह बनने के बाद उसको जगह को क्या बोलने का? ब्लास्टोसील। पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलने का? ब्लास्टोसिस्ट। फैंटास्टिक। Are you understanding this? The outermost cells are called as trophoblast, the inner cells are called as the inner cell mass. ठीक है, चलो पक्का ये देखो, something like this, that's what I was talking about. It's inner cell mass which is red in color. Blue in color is nothing but the trophoblast, and then there's a cavity which is the blastocyst cavity, also called as the blastocele. Understand, students? Moving on further, talking about the blastulation. Blastulation is nothing but the process of formation of blastocyst. So जो trophoblast के cells थे, they're going to absorb glycogen-rich uterus milk, uterine milk, to form blastocyst expansive. Expansion होगा, size बढ़ेगा, trophoblast cell become flat, are called as trophoblast cells, and inner cell mass is going to form something called as embryoblast. ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल के मास की तरफ बोलने का एम्ब्रियोनल एंड, ऑपोजिट को बोलने का एब एम्ब्रियोनल एंड। नॉट वेरी मच रेलिवेंट। इम्प्लांटेशन कैन अकर अराउंड डे 7 to day 10। इस दौरान इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन जनरली होगा, जनरली मतलब ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स इट इज गोना हैपन in the uterus. The layer is called as the endometrium. Region can be fundus. Most certainly it is fundus. Sometimes it can become attached to the wall of the uterus also, but we're not discussing that because it's not in the scope of your syllabus. But having said that, can attach, but most certainly according to your textbook it's fundus. Trophoblast cell attached to the uterine wall. Rapid division forms syncytotrophoblast and cytotrophoblast. Very very important. जो peripheral cells थे, ये पेरीफेरल सेल्स दो टाइप का डिवीजन करते हैं। एक को बोलने का है साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक को बोलने का है syncytotrophoblast. ओके, तो one is cytotrophoblast, another is syncytotrophoblast, and these are going to help in attachment the uterus. यूट्रस के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा फर्म होना चाहिए। यह रहा तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लास्टुलेशन। डायग्राम, लास्ट वाला डायग्राम बनाइए, और जितना थ्योरी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया उतना लिख दीजिए, 1 मार्क भी नहीं जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। दिस इज समथिंग अबाउट ब्लास्टुलेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज gastrulation. Gastrulation is nothing but the process of formation of the baby. Blastocyst में अपन ने क्या किया, बहुत रैंडम सेल्स बनाए ना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कुछ कि कौन सा सेल किधर बना, क्या हुआ, कैसा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है gastrulation में, talking about organization of the cells, wherein specific cells we have, type of specific cells we have, able to form different organs, different tissues and all of that. So by and large it's nothing but organization of those random masses of cells into some organized structure, and that process is nothing but gastrulation. Textbook says the process of formation of 3 germinal layers. ठीक है, 3 जर्मिनल लेयर के प्रोसेस के फॉर्मेशन को आप गैस्ट्रुलेशन बोलते हो। तो ये गैस्ट्रुलेशन चालू होता है 8वें दिन पे, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स इससे बनने वाले हैं। आउटर मोस्ट बोलने का एक्टोडर्म, मिडल बोलने का मीजोडर्म, इनर बोलने का एंडोडर्म। बाय द वे, जर्म लेयर्स मतलब वो जो आपके बॉडी के सारे टिश्यूज बना सकते हैं, A to Z, जो सारे आपके टिश्यूज बनाते हैं उनको आपको क्या बोलना है, उनको आपको बोलने का जर्म लेयर्स। आउटर मोस्ट को क्या बोला, फैंटास्टिक। मिडल मोस्ट को यस, इनर मोस्ट को फैंटास्टिक, परफेक्ट। एक्टो, मीजो एंड एंडो।
ठीक है। सो ये सब चेंजेस कैसे हो रहे थे, समथिंग कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स आर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सो एक्टोडर्म व्हिच इज फर्स्ट टू डिफरेंशिएट, ये फर्स्ट सबसे पहला एक्टोडर्म बनता है, और एक्टोडर्म बनने के कारण दो मेजर ऐसे लेयर्स बनते हैं, ठीक है। एक ऊपर लेयर रहता है जिसको इनिशियली तो एपीब्लास्ट बोलते हैं, फिर वो आगे चल के नीचे वाले को हाइपोब्लास्ट बोलते हैं, तो ऊपर वाला आगे चल के एक्टोडर्म बनेगा। इससे दो कैविटीज हुए, दो स्पेसेस हुए, which is one is yolk sac and another is amniotic disc with amniotic fluid, but yolk sac और ऐसे दो बनेगा, ठीक है। मीजोडर्म जो रहेगा वो एक्टो एंड एंडो, मान लो ऊपर वाला एक्टो है, अंदर वाला एंडो है, नीचे वाला एंडो, तो बीच में मीजो बनने वाला है। जब मीजो बनेगा तो उसको बोलने का ट्राई लैमिनार डिस्क, उसको बोलने का है ट्राई लैमिनार डिस्क। पक्के से समझ में आ रहा है। फर्दर यू कैन हैव टू मेजर प्रोसेस, हिस्टोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ये भी होगा, ठीक है। कौन सी चीज से क्या क्या बन रहा है। सो एक्टोडर्म गिव्स राइज टू एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, हेयर्स, नेल्स, स्वेट। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू नो एवरीथिंग, सी टू बी ऑनेस्ट, इतना सब मत करो। आपको करना क्या है, मेजरली 4-5 चीजें याद रखना है। एक्टो मतलब सब बाहर, सिर्फ नर्वस सिस्टम इसमें थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है, मीजो मतलब सब बीच में, एंडो मतलब सब अंदर। तो ब्रीफली मैं जितना बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बाहर क्या क्या है, स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स अगेन, बाहर कॉर्निया है, लेंस है, रेटिना है, कंजक्टिवा है, इनेमल ऑफ द टीथ, द व्हाइट पार्ट। इतना बेसिक याद रख लो। एंड मैं और एक रिकमेंड करूंगा, नर्वस सिस्टम को याद कर लेना, ठीक है, फैंटास्टिक। उसके बाद मीजोडर्म में देखो क्या है, सारे मसल्स, सारे ऑल टाइप ऑफ मसल्स, एवरीथिंग includes blood, glands, heart, blood vessels, muscles and all of that. So वैसे याद रखिए, बाकी सब मत करो। एंडोडर्म में क्या है, मेजरली जीआईटी, देखो जीआईटी दिख रहा है, जीआईटी, देन आरटी रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन यू हैव दिस, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हो गया, कुछ ग्लैंड्स हो गए, देखो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हो गए। वैसा सिलेक्टिव रहने का मगर परफेक्ट रहने का, सिलेक्टिव रहो मगर परफेक्ट रहो, सिलेक्शन में भी परफेक्ट रहो, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, द नेक्स्ट पार्ट प्रेगनेंसी, बिकॉज अभी बेबी इज नाउ टू कंसीव, द मदर इज नाउ टू कंसीव, द बेबी इज नाउ टू डेवलप. So the pregnancy, the gestation is a condition of carrying one or more embryos in the uterus. Refers to a period between the fertilization and the parturition. Parturition is delivery, fertilization is fusion. दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसी को आप प्रेगनेंसी कहते हो. ड्यूरेशन क्या रह सकता है, 266 days प्लस माइनस टू मैक्सिमम 280 days. लास्ट LMC which is the last menstrual cycle. Pregnancy is divided into 3 trimesters of 3 months each. So first trimester is 1 to 3 months, which is from the time of fertilization to the 12th week of pregnancy. Majorly a developmental stage where the process of organogenesis occurs. Nutrition जो आता है वो directly endometrium से आता है, अभी पूरा प्लेसेंटा वगैरह ढंग से बना नहीं है. Organogenesis, सारे ऑर्गन्स यहाँ पे बनना चालू होते हैं बाय द एंड ऑफ 8 weeks. 8वें वीक मतलब 2 महीने तक सारे ऑर्गन्स रूडिमेंट्री फॉर्मेट में होते हैं. रूडिमेंट्री फॉर्मेट का मतलब क्या है, रूडिमेंट्री फॉर्मेट का मतलब जो अभी तक सिर्फ बन रहे हैं और बनने के बाद अभी उनका फंक्शन होना बाकी है. Fetus का development by the end of the first trimester, embryo is now called fetus, about 3 centimeters long to be formed, and limbs भी उसके पास है, organs भी है. Maternal changes, progesterone level increase, suspending the menstrual cycle को suspend करना है because you want to maintain the pregnancy को maintain करना है. इसकी वजह से progesterone will increase, the bed maintains an anti-abortion hormone, it's a pregnancy hormone, maintains the pregnancy. Uterus will grow in size, mother will experience certain morning sickness. Second trimester belongs to the 13th to 26th week, wherein you have the fetal growth, rapid growth of the fetus reaching about 30 centimeters. Size बढ़ चुका है बेबी का. Brain development of the brain begins. Fetus becomes more active. Stabilization of different hormonal levels, along with this HCG, which is a pregnancy hormone, tells you whether the pregnancy is positive or there's no pregnancy. So HCG is human chorionic gonadotropin. Now this takes over, this level decline of the HCG followed by placenta takes over the function of nutrition. यहाँ पे आपको 18 to 20 वीक में अल्ट्रासाउंड किया जाएगा. अल्ट्रासाउंड मतलब वो जो करते हैं ना सोनोग्राफी, वो जो मशीन से वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला वो चीज, ठीक है.
वहां पे आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, फीचर्स क्या है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, आर द ऑर्गन्स वर्किंग प्रॉपर्ली और ऑल ऑफ दैट इज कंफर्म्ड. थर्ड ट्राइमेस्टर is 27th to the parturition. Fetal growth, fetus grows about 3 to 4 kgs to about 50 centimeters in length. Uterus expansion जिसके कारण frequent urination and digestive issues. ठीक है, because uterus is in between the stomach and the bladder. तो यूट्रस जैसे एक्सपैंड करेगा, नीचे ब्लैडर को पुश होएगा, ऊपर स्टमक को पुश होएगा, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं. ब्लैडर को पुश मारा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, साइज घट गया ना ब्लैडर का. स्टमक को पुश मारा, पेट का साइज घट गया, फ्रीक्वेंट भूख लगेगा. दैट इज व्हाट इट इज. फीटल डेवलपमेंट, आईज आर ओपन, बॉडी वेट में इंक्रीमेंट, fetus becomes fully developed. Readiness for parturition, fetus is now about to get ready at the end of the third trimester. ठीक है. Now we are talking about placenta. Placenta is nothing but a discoidal organ. Discoidal is disc-like, flattened structure. It's a connection between the fetus and the mother. Okay, बच्चे और मम्मी में connection है, attachment कैसा है. Placenta is disc. Understand पहला. Placenta जो डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क को एक कॉर्ड कनेक्टेड है, उस कॉर्ड का नाम अम्बलिकल कॉर्ड है. ये कॉर्ड यहाँ पे बेबी को कनेक्टेड रहता है और ये प्लेसेंटा मम्मी को कनेक्टेड रहता है. समझ में आ रहा है. प्लेसेंटा विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, रिमूवल ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ डिफरेंशिएटिव गैसेस. इट कैन बी CO2 एंड ऑल द वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑल्सो. अलग अलग टिश्यू से बना है, मम्मी के टिश्यू से भी बना है और बच्चे के टिश्यू से भी बना है. Fetal placenta is rich in chorionic villi. It's a type of a structure which is contributed by the fetus. The maternal placenta, sharing the part of the uterine wall, is rich in blood supply. Because it is made up of two different tissues, मतलब like बच्चे के साइड से भी कुछ contribution है, मम्मी के साइड से भी कुछ contribution है. Human placenta is hemochorial, where the contribution is done by both mother and the fetus. Then the umbilical cord, it's a group of 3 blood vessels, 2 arteries and 1 vein. 2 arteries and 1 vein. ठीक है. Endocrine function है because placenta can also act as a tissue or secretory tissue which can release hormones such as HCG, progesterone and estrogen. Relaxin is secreted by the ovary in later phases of pregnancy because अभी मुझे डिलीवरी करना है तो यूट्रस को हल्का हल्का रिलैक्स करना पड़ेगा. Progesterone production by placenta begins by the end of the first trimester. First trimester से placenta progesterone को maintain करता है. These hormones are crucial for the fetal growth and maintenance of pregnancy. ठीक? This is how it is. Amniotic sac, fluid, baby, umbilical cord, placenta, wall. इतना याद रखना. खत्म, बाकी कुछ नहीं. We have intervillous space and villi and all of that. It's kind of optional. You can take the call. Now moving on to the next part, which is parturition. So there are basically 3 stages of parturition, as you can see in the diagram. The initial stage, which is stage 1, then you have stage 2 and stage 3. These 3 stages are a bit different because it contains different kinds of mechanism which is taking place. मैं जरा ये इसको बाद में बताता हूँ. There are 3 stages. Number 1 is the dilation phase. Dilation stage में nothing but there is a uterine contraction. Uterus का contraction होता है, which is generally accompanied by pain. It becomes stronger due to a hormone which is oxytocin. Oxytocin is a birth hormone or it's a labor induction hormone. Cervix and vagina undergo the process of dilation. Dilation means opening up. Okay, we're talking about normal delivery. ठीक है. This stage can last for several hours and ends within the rupture of the fetal amniotic membrane. Amniotic membrane is an amniotic sac जिसके अंदर बच्चा present होता है. The second stage is an expulsion stage. Expulsion stage में contractions can intensify and duration is generally for 20 to 60 minutes. इसी stage में बच्चे को push किया जाता है बाहर. Umbilical cord is tied, which is cut close to the baby's navel. Baby के navel button के यहाँ पे जो umbilical cord होता है वो cut किया जाता है. After birth, after the baby's delivery, the placenta separates from the uterus. Placenta जो है वो baby से अलग किया जाएगा, which is after birth process can take around 10 to 45 minutes. Okay? तो ये होता कैसे? So there is a mechanism, a complex neuroendocrine mechanism, जहाँ पे होता क्या? देखो, baby खुद ही signal देता है मम्मी को कि I'm ready. And I'm ready to be delivered and I'm about to deliver. So the process begins by the signal which is released by the mother itself. ठीक है, so the baby itself. So signals from the fully formed fetus and the placenta cause mild uterus contraction, मतलब baby खुद, rise in the levels of estrogen progesterone ratio,
An increase in oxytocin receptors in the uterus contributes to the labor. Okay, fully developed fetus signals from the uterine contraction by secreting a hormone called as ACTH. बच्चे का ACTH and corticosteroids release होता है, which travels into the mother's pituitary gland, and mother का pituitary gland is going to release a hormone called as oxytocin. जब oxytocin release हो जाएगा तो it is going to cause uterus का contraction. ठीक है. Now the next is the process of lactation as to production of milk, how the milk is produced. So milk production generally is regulated, a tightly regulated mechanism by a hormone called as a prolactin, or also called as the PL. ठीक है. Lactation serves as an essential function for providing nutrition to the newborn baby. Colostrum is a sticky and a yellow fluid. It's a yellow stickish fluid released by the mammary glands soon after the childbirth. The moment the baby is born, the first milk of the mother is the colostrum. Why? Because it why is it called so? Because it contains a rich secretion of different kinds of antibodies, which are very, very important for baby's immune system. And antibodies which present in colostrum contributes to developing resistance in the newborn babies when immune system is not fully developed. जब बच्चे का immune system ढंग से develop नहीं हुआ होता है, तो colostrum is the one which provides that required immune system response. This finishes with the human reproduction wala part. The next part of the same chapter is the reproductive health, which is again important because reproductive health, according to the World Health Organization, encompasses the total well-being in all the aspects of the reproduction, including emotional, behavioral, social, physical dimensions. Components क्या क्या है? अब ये सारे जो components है ये बता दिए मैंने. At the same time, India, among the first countries globally, implemented national actions to enhance reproductive health. So India ने बहुत सारे national action plans implement करे थे to enhance the concept of reproductive health. समझ में आ रहा है? So reproductive health in general is nothing but ability of awareness, the point of awareness, initiative, enhancement on the concept of reproduction, knowledge about reproduction. Therefore, current programs operate under the concept of reproductive and child health care. ठीक है. Goals क्या क्या है? Raise awareness about various reproductive related aspects. Also facilitate understanding and promoting reproductive health. Support the development of reproductively healthy society and address critical health issues which can reduce infertility, infant mortality and maternal mortality rates. ठीक है. Strategies, sex education in schools. See, this is very general knowledge. Not much of the questions expected here. So, sex education का knowledge होना चाहिए. Media awareness, social campaigns and awareness through multiple aids of audio, visual, and all of that. Education on birth control measures. How can you restrict the growth of the population? Ability of controlling and concept of birth control and all of these things needs to be implemented and known to the people. Population control, one of the important aspects in reproductive health is controlling of the population, and ban on the amniocentesis. Amniocentesis helps to determine the sex of the baby. Indian government and in general India does not permit detection of the sex of the child for various reasons. Child immunization programs, including awareness about immune system, vaccines and all of that, and reducing the mortality rate. How can we bring down the death rate in babies as well as mothers? Okay. Population growth challenges, because so now these are the like very what you can say, these are not very factual in terms of 2023, the data that they say, but these are very off track data which is there, not very relevant and in today's time, because today we are touching around the population rate is expansive, very much high population. So we'll have to have some measures by which we can control the growth rate of the population. ठीक है. So birth control कैसे करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं temporary methods का. उसके अंदर you have natural method which is based on avoiding the fertilization by determining the safe period, typically a week before and after menstrual bleeding. That is, देखो जब अगर बच्चा नहीं चाहिए, pregnancy नहीं चाहिए, तो a day like a week before and after bleeding, which is 1 to 4, के एक week बाद और एक week पहले is very safe, but obviously there is a high failure rate.
Coitus interruptus, again, it has a very high failure rate, involves withdrawal of the penis before ejaculation, before insemination, मतलब sperm का deposit होने से पहले penis को withdraw करना is coitus interruptus. Coitus is sex, interruptus is stoppage or interruption from it. Take a drawback, pre-ejaculation fluid may contain sperms leading to fertilization. So pre-ejaculatory fluid, cowpores fluid and all of that may contain sperm. Then you have lactational amenorrhea, relies on the absence of ovulation during intense lactation after childbirth. Childbirth का तुरंत menstrual cycle नहीं आता, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि उस वक्त पे some couples might find it very very beneficial in terms of controlling or avoiding the pregnancy. So that is lactational amenorrhea, but again chance of failure is very very high. Chemical methods, you can use certain chemicals which are like spermicide, it can kill the sperms, can include foam, then you have tablets, jellies, creams used by female partner, all of that. Chemicals can immobilize the sperms and kill the sperms, but may cause also multiple allergy reactions. These are all different temporary methods. The next method is again a mechanical method, which is little bit more, you can say, kind of guaranteed. I wouldn't say 100% again, but yeah, you can rely on that. Which is condoms, which is a thin rubber sheath covering the male penis, prevents the entry of the semen into the FRS, and also effective against prevention of AIDS. Okay? Diaphragm, cervical caps and walls, these rubber devices inserted in females to block the sperm entry. Intrauterine devices, it can be plastic or a metal object inserted in the uterus, can include copper or hormone releasing types. Again, spontaneous expulsion, occasion hemorrhage, which is blood leakage, blood loss, infection risk is also there. Something like this. This is diaphragm, this is Lippes loop, this is mechanical means. Then you have copper T, it's a device which is inserted into the FRS, इधर से ओवम आने के लिए prevent करेगा, इधर से ओवम आने के लिए prevent करेगा, inserted into the female reproductive system. Hormone based हो सकता है, copper based भी हो सकता है. Then you have physiological devices, which are oral devices, oral contraceptives, can include pills of progesterone and estrogen, inhibits ovulation and alter cervical mucus for the sperm entry. It can lead to thickening of the mucus in the cervix, sperm enter ही नहीं कर पाएंगे. If there are multiple side effects, can include nausea, weight gain, breast tenderness, and slight blood loss. Other contraceptives can include birth control like implants, a tiny rod containing progesterone estrogen implanted into the skin, prevents pregnancy for about 3 to 4 years. So again, multiple methods are there. Just have a note about it. Don't go into much details. These are all temporary methods. Take a permanent method though, vasectomy and tubectomy. Vasectomy is cutting off the vas deferens in the male reproductive system, which is near the connection between the testis and the ejaculatory duct. So you cut off that. No more sperm entry. Possible exit nahi hai. Females ke paas, you have tubectomy, which is you cut off the fallopian tube, thereby no ovulation can occur. Okay. Then you have medical termination of pregnancy, which is abortion in short. According to Indian government and restrictions laid upon, MTP is legalized 1971, amended in 2017. It is amended again today, 2021, I guess. Don't quote me on that, but yeah, around that. Aims to reduce illegal abortions and maternal mortality. Can be terminated within the first 12 weeks with a registered medical practitioner, or between 12 to 20 weeks. That's a time period where you can abort. Amniocentesis, you can check, withdraw the fluid of the amniotic fluid. Analysis can be done. For example, best analysis can be karyotyping to understand the chromosomal abnormality, if at all there is any. And also risk can be miscarriages. Agar kuch galti se kuch ho gaya to, in needle injury to the fetus, leaking amniotic fluid, infection, all of that can also be very, very possible. Okay. Sexually transmitted disease, generally guys, दो है जो आपको पढ़ने हैं. One is syphilis. It's a bacterial infection caused by Treponema pallidum. कि sexually transmitted है तो primary stage हो सकता है soreness, which is chancre, skin rash, internal organ damage if left untreated. Gonorrhea caused by Neisseria gonorrhea, again bacteria, affects genital tract, throat and rectum. Symptoms can be painful urination, genital discharge, and pelvic pain. STDs can be transmitted through unprotected sexual contact with an infected person. Prevention, how can you prevent? Use barrier method like condoms, regular testing and early treatment, and safe sex practices. Impact can have a huge health complications if left untreated, increase risk of HIV transmission, बहुत important है. Other STDs can be chlamydia, genital herpes, human papilloma virus and HIV and AIDS. ये भी सारे STDs हो सकते हैं.
Global health concern, STD pose a significant global health challenge. Various initiatives aim to increase awareness, promote safe practices, and improve access to testing and treatment. Something like this. So this is what the distinguish is all about. अगर syphilis है, you can start with an antibiotic penicillin. अगर आपको gonorrhea कोई patient को है, then we can start with cefixime. It's an antibiotic. Both are bacterial STDs, so you can be treated likewise. ठीक है. Infertility, major issue where a couple is not able to conceive. What are the methods? Causes क्या है सबसे पहले? Physical causes can be PCOS, which is we're not going in details of it, but it's polycystic ovarian disorder, hormonal imbalance, endometriosis. Again, it's a problem related to the uterus. Physical causes, low sperm count in males, low small penis size and all of that. Congenital disease, immunological, psychological factors also contribute. Infertile couple के लिए adoption was the best method according to historical perspective, but today we have modern technologies by which we can make an active effort to really help the mother conceive. That can be done. Okay, so how do you do it? So multiple methods available today. One best method is an IVF under the concept or the ambit of the assisted reproductive technologies, or also called as an ART. IVF क्या है? Fertilization of egg with the sperm outside the body. Zygote or early embryos transferred to the fallopian tube for further development. तो एक जो बाहर आप पहला फ्यूज करेंगे zygote और early embryonic stage पे, बाहर ही सब करेंगे, फिर later stage पे उसको fallopian tube में insert कर देंगे. Next is zygote intrafallopian transfer, which is used when there is fallopian tube blockage, जहाँ पे fallopian tube का काफी ज्यादा blockage है due to some obstructive issues. Egg fertilized is in vitro, lab में करते हैं, zygote transfer किया है fallopian tube में. दूसरा हो सकता है gamete intrafallopian transfer, where a transfer of ovum from a donor to another female. अगर conceiving female का ovum इतना qualitative नहीं है, then you can have a ovum from another female through like a donor, and take that, fuse it in the lab, or rather use it and insert into the female's fallopian tube. Suitable for cases with blocked upper segments of the oviduct. Then you have intracytoplasmic sperm injection. Single sperm injected directly into the ovum in the lab. Lab के अंदर direct entry कर दीजिए ovum का, एक ही best sperm select करो और उसी को insert कर दो. Then artificial insemination, sperms collected and artificially introduced into the cervix in vivo fertilization. ये FRS में ही हो रहा है, बस असिस्ट करा जा रहा है एंड उसको आप डिपॉजिट कर पा रहे हो इनटू द सर्विक्स. ओके. Then you have intrauterine insemination, which is similar to artificial insemination, but sperms are introduced into the uterine cavity, not cervix. Cervix में नहीं करते आप, डायरेक्ट यूट्रस में ऊपर और ऊपर आप रिलीज कर देते हो. Sperm banks collects, stores and provides human sperms and semen. Sperms from healthy donors are stored by process of cryopreservation is nothing but nitrogen preservation. -196 पे आप बहुत donor sperms, donor eggs को store करते हो, sperms को भी store करा जा सकता है. Other methods can be legal adoption, which is granting the parental rights to a couple or a single parent. Adoptive parents must be medically fit and financially able. Minimum age for adoption is 21 with no upper age limit. ठीक है. Medical termination of pregnancy is, as I said, it's in the specific duration, can be helps in cases of unwanted pregnancies or defective fetal development. So basically, student just wraps up with the human reproduction, one short extract session. As I said, see, one thing तो आप ये clear कर लेना कि ये full length नहीं है. अगर आपको फुल लेंथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखना है तो आपको अपने प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास के चैनल पे जाना है, YSR अकेडमी प्लेलिस्ट में जाना है. प्लेलिस्ट में आपको ज़ूलॉजी का सेक्शन दिखेगा, उसमें जाके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने एक घंटे के डिटेल में सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, एकदम ही डिटेल में है वो. So if you really want to have knowledge in depth, you can refer there. This video session or this one shot extract session is for those people, those students who are pretty much basic. They don't have clouds in their minds. Pretty much they're confident what they want and what they've studied. They just want a quick recap. The quick recap, people, this is the video. Because this is not intending to make every word and every concept understand. This is not for it. तो उसके लिए आपके already videos placed है playlist पे, आप जाके देख सकते हैं वो definitely. तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि one shot is just like a very quick revision, a very fast revision of the chapter. साथ ही साथ मैं ये वापस बता दूं, स्टार्टिंग में भी मैंने इंट्रोड्यूस जब किया था तब बता दिया था कि वी हैव अ PDF which contains all the questions asked in board exam right from 2008 to 2023.
पूरा एक पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, प्लीज विजिट इट, हैव अ लुक एट इट। अगर कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। अगर एफर्ट पसंद आ रहा है, प्लीज गिव इट अ लाइक बटन, subscribe to our YouTube channel, comment the feedback. A very constructive feedback would definitely help us to improve. And as you can see now, videos are getting uploaded for one shot because it's December now. So we'll be starting a board exam in the month of Feb. So very less time left. So we're trying our best to put everything possible. Geography है, CS है, physics, chemistry, math, bio तो है ही, सारे channels चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। विद दैट सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन शॉट चैप्टर। सी यू सून गाइस, टेक केयर, स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट।